Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss the very important topic, that is the marital rapes in India. Marital rape हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ऑफेंस है या नहीं, इसको लेके क्या लॉ है हमारे पास, क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है हमारे पास, मैरिटल रेप को लेके हम इंडियन कंटेक्स्ट में इसको एक ऑफेंस माने या ना माने, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। मैरिटल रेप जनरली हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आफ्टर मैरिज वाइफ के कंसेंट के बिना अगर हस्बैंड जो है फोर्सफुली या बिना वाइफ के कंसेंट के सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होता है तो उसको मैरिटल रेप कहा जाता है। बट as far as the Indian laws are concerned, मैरिटल रेप को ऑफेंस माना जाए या ना माना जाए, उस पे आगे चर्चा करते हैं। तो मैरिटल रेप क्या होता है, इसे अगर हम ब्रीफ में समझें तो अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के कंसेंट के बिना या फोर्सफुली नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो करता है तो उसको हम मैरिटल रेप के नाम से जानते हैं। इंडिया में मैरिटल रेप क्या एक ऑफेंस है या नहीं, इसको लेके आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है, ये कंटेक्स्ट ऐसा है जिसको लेके बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो हमारे समाज में परेशान हैं, और उसी चीज को समझने के लिए उन महिलाओं के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं वो आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरिटल रेप को समझने से पहले हमें रेप की डेफिनेशन क्या है हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली उसको समझना जरूरी। हमारे इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन को डिफाइन करती है। 2013 में एक बड़ा अमेंडमेंट इस लॉ के अंदर हुआ, इस सेक्शन को अमेंड किया गया और बहुत सारे नए प्रोविजंस भी ऐड किए गए। लेकिन जनरली समझा जाए तो रेप का ऑफेंस क्या है, जब भी कोई भी व्यक्ति किसी महिला के कंसेंट के बिना या उसकी इच्छा के बिना, या फिर अगर महिला का कंसेंट किसी जोर जबरदस्ती के अंदर, या फिर महिला का कंसेंट किसी थ्रेट के अंदर लिया गया हो, या फिर महिला को जो तथ्य बताए गए वो तथ्य सत्य नहीं है, वो सच नहीं है, फिर भी उन तथ्यों के ऊपर विश्वास करके महिला ने अपना कंसेंट दे दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए, या फिर महिला का कंसेंट इसलिए मिल चुका है क्योंकि वो या तो अनसाउंड माइंड की थी, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड है, या उसको कोई स्टूपिफाइंग सब्सटेंसेस दे रखी हैं, या उसको किसी तरह से अनड्यूली इन्फ्लुएंस किया गया है, या फिर कोई भी ऐसी फीमेल जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर ऐसी महिला के साथ सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, चाहे वो उसके कंसेंट के साथ किया जाए या बिना कंसेंट के, उसको सेक्शन 375 के अंदर रेप माना गया है। लास्ट में कोई भी ऐसी फीमेल जो अपने कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर सकती, अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स किए जाएं तो हम उसको रेप मानते हैं। और सेक्शन 375 के अंदर रेप की डेफिनेशन है और 376 के अंदर रेप का पनिशमेंट जो है वो रखा गया है, जो कम से कम 10 साल जो है आफ्टर द अमेंडमेंट फिक्स किया गया। लेकिन इसी के साथ साथ 1860 में फ्रेंड्स जब हमारा आईपीसी बना तो वहां पे एक एक्सेप्शन ऐड किया गया जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई महिला जिसकी मैरिज हो चुकी है और उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और उसका हस्बैंड अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसका हस्बैंड रेप के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं हो। यहाँ पे इशू उठता है मैरिटल रेप का कि अगर कोई फीमेल जिसकी शादी हो चुकी है, उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है तो उसको रेप ना माना जाए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी महिलाओं के बेसिक ह्यूमन राइट्स है उनके अगेंस्ट हो सकता है कि हमने यहाँ पे इस लॉ के अंदर जब ये एक्सेप्शन क्रिएट किया तो हमने उस महिला के कंसेंट का होना या ना होने की बात ही डिस्कस नहीं करी। या आप लोग अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या मैरिटल रेप को एक्सेप्शन में रखना ठीक था या नहीं था। तो चलो इसके आगे डिस्कशन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, जहां तक रेप के ऑफेंस की बात है, रेप का ऑफेंस एक महिला के अगेंस्ट ऑफेंस नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट एक ऑफेंस है। और
जब भी इस तरह के जघन्य अपराध किसी महिला के अगेंस्ट होते हैं तो हमारे लॉ में इसको मोस्ट हेटेड क्राइम कहा जाता है, बिकॉज हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ दिया गया है, राइट टू लाइफ में राइट टू लिव विद डिग्निटी भी आता है। और जहां तक आर्टिकल 21 की हमारी बात है, तो हमारे अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो तो जो संरक्षण, जो प्रोटेक्शन हमें संविधान देता है, कहीं ना कहीं उसके साथ हस्तक्षेप किया गया। और जैसे कि ये कहा जाता है कि जब भी रेप जैसा ऑफेंस किसी महिला के अगेंस्ट हो तो वो ना सिर्फ उसकी फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है, रेदर वो उसकी इंटायर साइकोलॉजी को अफेक्ट कर देता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर अपराध नहीं है, ये किसी सिर्फ एक महिला के ऊपर अपराध नहीं है, ये एक इमोशनल फीलिंग्स के ऊपर अपराध है, ये एक एक महिला की साइकोलॉजी के ऊपर अपराध है। और ऐसे केसेस में महिलाओं को रिहैबिलिएट होने में बहुत समय लगता है, लेकिन महिलाओं के जो विलिंगनेस है, उस विलिंगनेस के बेसिस पे वो रिहैबिलिएट कर जाती है। जो मेंटल ट्रॉमा एक फीमेल को पहुंचता होगा उसका अंदेशा आप लगा सकते। और यहीं पे फ्रेंड्स एक जो मुद्दा हमें डिस्कस करना है वो ये कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि आईपीसी के अंदर 15 साल से ऊपर अगर कोई भी मैरिड वुमेन है तो उसका हस्बैंड अगर उसके साथ कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो या नॉन कंसेंशुअल में इन्वॉल्व हो, उसका हस्बैंड रेप के ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, जिसको मैरिटल रेप कहते हैं। और वहीं पे एक दूसरी तरफ हमारा एक और कानून है जिसको हम द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के नाम से जानते हैं, जिसका सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र मेजॉरिटी की एज से कम है, अगर उसकी शादी हो जाती है, जिसको हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, तो वो मैरिज वॉइडेबल रहती है। और वो व्यक्ति जिसकी एज मेजॉरिटी से कम थी, वो चाहे तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन हमारे इस 2006 के कानून के अंदर एक समय सीमा बांधी गई, और वो समय सीमा ये है कि जब वो बच्चा मेजॉरिटी की एज अटेन कर लेता है, उसके 2 साल के अंदर अंदर, मतलब कि अगर वो 18 साल का है तो 20 साल के अंदर अंदर उसे कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। और अगर वो कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर देता है तो कोर्ट उसकी मैरिज को एनल डिक्लेयर करते हुए डिक्री ऑफ नलिटी दे सकती है। तो एक तरफ तो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसकी शादी जो होगी वो वैलिड मैरिज नहीं है, वो वॉइडेबल मैरिज है। और दूसरी तरफ हमारे इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शन 375 की एक्सेप्शन ये बनाई गई कि अगर कोई भी महिला जो मैरिड है, जिसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, उसके साथ अगर उसका हस्बैंड कंसेंशुअल या नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स करे तो वो रेप का ऑफेंस नहीं होगा। 2013 में जब दिल्ली गैंग रेप केस हुआ तो उसके बाद जस्टिस वर्मा अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी जिसको हम जस्टिस वर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं। उन्होंने रिकमेंडेशंस करी अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये जो एक्सेप्शन है हमारी धारा 375 के अंदर, इसको हटा देना चाहिए और मैरिटल रेप को ऑफेंस बनाना चाहिए। फॉर्चुनेटली 2017 में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आता है दैट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस केस में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होता है और उसकी वाइफ की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो वो रेप क्यों ना हो। कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करती है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 ये कहता है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, जीने के अधिकार के साथ साथ और भी अधिकार साथ में इन्वॉल्व है, जिसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंटल राइट साथ में चलता है। और उसी के साथ साथ कोर्ट का ये कहना था कि अगर हम आईपीसी की सेक्शन 375 के अंदर इसको एक एक्सेप्शन मानते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक हस्बैंड के पास अपनी वाइफ की बॉडी का पूरा कंट्रोल है इन रिलेशन टू द सेक्सुअल एक्टिविटीज। कोर्ट का ये कहना था कि जब आर्टिकल 21 की वायलेशन हो रही है तो इसका मतलब हम उन महिलाओं को जो 15 साल से ऊपर की उम्र की हैं, लेकिन क्योंकि उनकी शादी हो चुकी है तो उनकी शादी के बाद
इम्प्लाइडली हम ये मान के चल रहे हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को हमेशा ही ये सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होने का कंसेंट दे दिया है। और ये आज के समाज में ऐसी चीज है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ साथ सेक्शन 375 की ये जो एक्सेप्शन है, इसकी और भी लॉज के साथ इनकंसिस्टेंसी देखी गई। जैसे कि हमारे पास 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया। उस लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 5 में यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गर्ल के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, तो वो व्यक्ति की पॉक्सो लॉ के अंदर लायबिलिटी फिक्स होगी। और ये माना गया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की सेक्सुअल एक्ट या सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल है। और इसी के साथ साथ जब पॉक्सो लॉ की आईपीसी के साथ इनकंसिस्टेंसी देखी गई, तो कोर्ट ने ये कहा कि दो लॉ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकते। एक तरफ तो हम, क्योंकि वो महिला मैरिड है, उसकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, 18 साल से कम है, तो उसको सेक्शन 375 आईपीसी के अंदर एक एक्सेप्शन के तौर पे रखा गया कि अगर उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है तो वो लायबल नहीं होगा। दूसरी तरफ हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर उसी व्यक्ति को हम लायबल कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति उस महिला के साथ किसी भी तरह से रिलेटेड हो, हम ये मानेंगे कि वो महिला कंसेंट देने के लिए कैपेबल नहीं है। तो दोनों ही लॉज में कॉन्ट्राडिक्शन था और इसी के चलते हुए कोर्ट ने दोनों लॉज के अंदर एक पैरेललिटी ड्रॉ करने के लिए, सामान्यता ड्रॉ करने के लिए सेक्शन 375 की एक्सेप्शन नंबर 2 के अंदर एक चेंज किया। और उन्होंने कहा कि ये जो एक्सेप्शन है ये आर्टिकल 14, 15 और आर्टिकल 21 हमारे संविधान की उल्लंघना करता है, उसकी वायलेशन करता है। कोर्ट का ये कहना था कि ये प्रोविजन फेयर नहीं है, ये रीजनेबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उनके लिए पॉक्सो का कानून कुछ और बात करता है। एक तरफ हमारा इंडियन पेनल कोड वो महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है और वो मैरिड हैं उनके लिए अलग कानून की बात करता है, और वो महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से कम है या कोई भी उम्र की महिला जो अनमैरिड है उसके लिए अलग कानून की बात करता है। तो यहाँ पे इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स की वायलेशन है। तो इसीलिए कोर्ट ने इसको आर्टिकल 14 और 21 की वायलेशन माना। और साथ में पॉक्सो के साथ क्योंकि एक इनकंसिस्टेंसी थी, तो कोर्ट का यह मानना था कि ये इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे सेक्शन 375 की एक्सेप्शन नंबर 2 के अंदर जो 15 साल की उम्र लिखी गई थी उसको 15 साल से बढ़ा के 18 साल लिखा जाए, और ये माना जाए कोई भी महिला जिसकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे वो मैरिड ही क्यों ना हो, तो अगर उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो व्यक्ति भी रेप के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे एक जो दूसरी कंट्रोवर्सी निकल के आई वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और उनके हस्बैंड उनके कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या उसको ऑफेंस माना जाए या ना माना जाए। तो यहीं पे हमारे एक दूसरे कानून जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के नाम से जानते हैं उसके कुछ एक पॉइंट्स को समझना जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली हर वो महिला जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है और उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो उसको एग्रीव्ड पर्सन माना गया है। और यहीं से सवाल उठता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप और डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है। सो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अकॉर्डिंगली सेक्शन 2 का क्लॉज ई डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, जो ये कहता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में तब माना जाएगा जब दो लोग एक साथ किसी भी तरीके से अगर हाउस होल्ड को शेयर कर रहे हो,
चाहे उनका रिलेशन किसी भी तरीके का क्यों ना हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या ना हो, चाहे वो एक ही ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स हो या ना हो, चाहे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेचर ऑफ मैरिज का हो या ना हो, जब नेचर ऑफ मैरिज की बात आई, जब जब ऐसा कहा गया दैट रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, तो इसका मतलब है कि अगर दो लोग लिविंग रिलेशनशिप्स में रह रहे हैं, दो लोगों के बीच में एडॉप्शन के कारण से रिश्ता बना है, तो ऐसे सारे रिलेशनशिप्स को डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना जाए। तो चलिए आगे समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा। तो सेक्शन 3 जो इस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, वो ये बताता है कि कोई भी महिला जिसको किसी भी तरह से हार्म या उसे इंजरी कॉज की जा रही है, जिससे उसकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ को खतरा है, या फिर उसको किसी भी तरह से फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, वर्बली, इमोशनली या इकोनॉमिकली अब्यूज किया जा रहा है, तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस कहलाया जाएगा। जब बात यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज की आती है, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या कहता है। दैट सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ अ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट्स, डिग्रेड्स और अदरवाइज वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। तो फ्रेंड्स, जब सेक्सुअल अब्यूज की बात आती है, तो इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ इस तरह से सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो जिससे उस महिला की डिग्निटी को वो वायलेट करे, उसको अब्यूज करे, तो वो सेक्सुअल अब्यूज कहलाया जा सकता है। किसी भी महिला को अगर सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा है, तो वो एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस कहलाया जा सकता है। तो यहीं पे ये सवाल उठता है कि क्या वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अगर उनके हस्बैंड उनके साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो क्या वो उस महिला की डिग्निटी को वायलेट नहीं कर रहा? क्या वो उस महिला को सेक्सुअली अब्यूज नहीं कर रहा? क्या वो उस महिला को ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा है? यस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर हर वो व्यक्ति जो 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 मैरिज की इंस्टीट्यूशन से कवर्ड है, वो भी फॉल करता है, बिकॉज यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन वुमेन को माना जाता है। और डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर रहा है? जो व्यक्ति उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, और चाहे वो व्यक्ति उसकी मैरिज के बाद उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो सेक्सुअल अब्यूज इज अ ब्रॉडर टर्म। तो हमारे इस प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर इतने ज्यादा क्रिमिनल पनिशमेंट्स जो है वो नहीं रखी गई। ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से ये सिविल रेमेडीज देने के लिए कानून बनाया गया, जिसमें मेंटेनेंस या कंपनसेशन की बात की जा सकती है। और यहीं से सवाल उठता है कि मैराइटल रेप मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। तो चलिए आगे हम ये समझते हैं कि बाकी कंट्रीज में मैराइटल रेप को लेके कोई कानून है या नहीं। तो मैराइटल रेप ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में एक ऑफेंस माना गया है, जैसे कि पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, इजराइल, साउथ अफ्रीका। और और यूके में तो मैराइटल रेप को इसलिए पनिशेबल किया गया क्योंकि उनका ये कहना था कि मैरिज करने से ये नहीं माना जाता वुमेन ने हर तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया है। उसी तरह से 2002 में तो नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सेप्शन को स्ट्रक डाउन करते हुए ये कहा कि ये महिलाओं के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन है, जो इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, जो राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। और हर वो व्यक्ति जो अपनी वाइफ के साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करे या सेक्सुअल एक्ट्स में इन्वॉल्व हो, वो व्यक्ति मैराइटल रेप के लिए लायबल हो सकता है। इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें अभी तक मैराइटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। और लेकिन ऐसी बहुत सारी पिटिशंस अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जिनमें मैराइटल रेप की लीगैलिटी को चैलेंज किया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम डिस्कस करते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंगली क्या मैराइटल रेप को ऑफेंस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 ये कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि हम भारत
देश के अंदर हर व्यक्ति के साथ इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। हर लॉ जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बनाया जाएगा और हर लॉ की इक्वल प्रोटेक्शन हर व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन जहां तक बात आती है सेक्शन 375 की एक्सेप्शन की, नो डाउट कि इंडिपेंडेंट थॉट्स की जजमेंट के बाद जो एज का क्राइटेरिया था वो 15 साल से बढ़ा के 18 साल तक कर दिया गया और ये कहा गया कि वो महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से कम हो, चाहे वो मैरिड हो, अगर उनका हस्बैंड भी उनके साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंटर करे तो वो व्यक्ति रेप के ऑफेंस के लिए लायबल होगा। बट दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज समझनी है कि वो केसेस जहां पे मैरिड वुमेन जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, अगर उनके हस्बैंड नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो क्या वो पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए या नहीं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो आर्टिकल 14 की जब बात आती है तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन वहीं पे एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो है वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन 2 है, जो आज के टाइम पे ये कहता है कि मैरिड वुमेन अगर 18 साल से ज्यादा की उम्र की है तो उसके हस्बैंड उसके साथ किसी भी तरह से कंसेंशुअल नॉन सेक्सुअल पेनिट्रेटिव नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट करें तो वो ऑफेंस ऑफ रेप ना माना जाए। तो क्या यहाँ पे हम वुमेन की जो बेसिक राइट्स हैं, क्या उन बेसिक राइट्स की वायलेशन नहीं कर रहे? क्या वुमेन को जो एक राइट ऑफ चॉइस दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली, क्या वो राइट टू चॉइस की वायलेशन नहीं है? क्या एक एक मैरिड वुमेन के पास उसकी बॉडीली ऑटोनॉमी और पर्सनहुड को लेके राइट्स नहीं है? और क्या ये जो एक्सेप्शन सेक्शन 375 के अंदर है ये उन राइट्स की वायलेशन नहीं करती? यस। एंड सिमिलरली, और इसी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 की जब हम बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देता है लाइफ और लिबर्टी की, और लाइफ और लिबर्टी का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, लाइफ का मतलब मीनिंगफुल लाइफ जीना है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 21 में जब हम ये कहते हैं देयर इज अ राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ मींस लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ, अ कंप्लीट लाइफ, अ वर्थ लिविंग लाइफ। एंड सिमिलरली तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज समझनी है कि महिलाओं को एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हमेशा माना गया है। ठीक है, महिलाओं को वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी माना जाता है। वो उस क्लास को शायद बिलोंग करती हैं जिसमें उनको बहुत इजीली डोमिनेट किया जा सकता हो। यस। और क्योंकि इजीली डोमिनेट किया जा सकता है तो हाउ वी कैन इमेजिन दैट दे कैन एंजॉय द इक्वल स्टेटस। एंड सिमिलरली क्योंकि वुमेन्स के पास भी तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, और क्या सिर्फ मैरिज हो जाने से वो राइट टू लाइफ और लिबर्टी आप ले लोगे, आप छीन लोगे उनके अधिकार? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन जो सोशल बैरियर्स हैं, जो इम्पेडिमेंट्स हैं, वो आपको सोसाइटी में इन डेप्थ देखने को मिलेगी। और इन चीजों से उभरना जरूरी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि इफ द वुमेन वांट्स टू गेट द इक्वल स्टेटस देन इट इज द सोसाइटी हु हैज टू टेक द स्टेप फॉर दैट। और इसी तरह से हमारे पास एक जजमेंट आया 1996 में बोधिसत्वा गौतम वशिष्ठ सुब्रा चक्रवर्ती का, जिसमें कोर्ट का ये मानना था कि जो रेप है ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट एक ऑफेंस है, और इस ऑफेंस के बाद विक्टिम का जो मोस्ट चेरिस्ड फंडामेंटल राइट है जिसको हम आर्टिकल 21 कहते हैं उसकी वायलेशन होती है। और मैरिड वुमेन के पास भी तो ये राइट्स है, मैरिड वुमेन के पास भी तो राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है, राइट टू प्राइवेसी है, राइट ओवर हर ओन बॉडी है। और ये सारे के सारे राइट्स उसको आर्टिकल 21 अगर देता है तो मैरिज किसी भी तरीके से ये बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं छीनती है। सिर्फ मैरिज हो जाने से ये मतलब नहीं है कि हमेशा ही वुमेन अपना कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके, सेक्सुअल एक्ट्स को लेके दे ही देगी। और उसी तरह से हमारे पास 2017 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया इन द केस ऑफ जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट का ये कहना था दैट राइट टू प्राइवेसी इज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और कोर्ट ने ये माना कि
Every person has a right to take decisions for his own life. Every person has a right to take the decisions for the intimate relationships. हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर, सेक्सुअल एक्ट्स के अंदर किसके साथ जाना चाहे, किसके साथ ना जाना चाहे। तो हर व्यक्ति के पास आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी में ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी लाइफ को लेके बेसिक डिसीजंस ले सकता है, और चाहे वो डिसीजंस पे सेक्सुअल एक्ट्स को लेके ही क्यों ना हो। और यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पिटिशन हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के पास आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के थ्रू फाइल किया गया, जिसमें मैराइटल रेप को ऑफेंस डिक्लेयर करने की बात की गई, और ये डिमांड की गई दिल्ली हाई कोर्ट से कि आप सेक्शन 375 के एक्सेप्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करें। और वहीं पे एक ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आया कि मैरिज का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही वुमेन इंप्लाइडली सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेके कंसेंट देती है। रेप इज अ रेप, एंड कोर्ट का ये मानना था कि मैरिज का मतलब ये नहीं है दैट वुमेन इज ऑलवेज रेडी एंड विलिंग टू सबमिट हरसेल्फ फॉर सेक्सुअल एक्ट टू हर हस्बैंड। और साथ में ही एक और चीज कोर्ट ने कही कि ये भी जरूरी नहीं है रेप के ऑफेंस के लिए कि फोर्स का एप्लीकेशन हुआ ही हो, कभी कभी बिना फोर्स अप्लाई किए भी रेप हो सकता है। और यहीं पे कोर्ट ने ये कहा दैट रेप इज अ रेप ओनली by the mere context that a person is married does not means that now the rape cannot be committed. The court ने ऑब्जर्वेशन दिया कि वो केसेस जहां पे महिलाएं मैरिड हैं, अगर उनके साथ नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो वो रेप नहीं है, और वो महिलाएं जो अनमैरिड हैं उनके साथ नॉन कंसेंशुअल इंटरकोर्स हो तो वो रेप है। कोर्ट का ये कहना था कि रेप इज अ रेप। आप एक ही चीज को लेके दो अलग अलग आइडियोलॉजीज कैसे बना सकते हैं। जो आर्गुमेंट्स मैराइटल रेप की क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट थे, उसमें सबसे पहला जो इशू जो रेज किया गया वो ये कि आप अगर इस मैराइटल रेप को एक ऑफेंस डिक्लेयर कर दें तो हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि सारी फैमिलीज वेल सेटल्ड हैं, म्यूचुअली अकोमोडेटेड हैं और बहुत अच्छे से रह रही हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पे वाइफ्स डिससेटिस्फाइड है, जहां पे वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के अगेंस्ट रिवेंज लेना चाहती है। और जहां पे भी ऐसे डिससेटिस्फाइड, एंग्री या डिसग्रेंटेड वाइफ्स की बात आएगी तो वो मैराइटल रेप को अगर ऑफेंस बना दिया जाए तो इसको अपने इनोसेंट हस्बैंड्स के अगेंस्ट यूज कर सकती हैं और उन उन हस्बैंड्स के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करवाए जा सकते हैं। और मैराइटल रेप से एक और जो प्रॉब्लम हो सकती है वो ये, मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये डर रह सकता है कि उसकी वाइफ कभी भी उसके अगेंस्ट इन सेक्शंस के अंदर चार्ज फ्रेम करवा सकती है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मैराइटल रेप के कारण से मैरिज डिस्ट्रॉय हो गई तो रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये एक इजी टूल बन सकता है हस्बैंड्स को हरास करने के लिए, और मैरिज के इंस्टीट्यूशन को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। तो उसी के साथ साथ गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया इन द केस ऑफ निमेश भाई भरत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 2018 का ये जजमेंट है, जिसमें जो क्वेश्चन कोर्ट को डिसाइड करना था वो ये कि अगर एक हस्बैंड वाइफ को ओरल सेक्स के लिए इंडल्ज करे तो क्या वो रेप के ऑफेंस के लिए लायबल होना चाहिए या नहीं। तो कोर्ट का ये व्यू था कि मैराइटल रेप को अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है हमारी कंट्री के अंदर, और साथ में पार्लियामेंट को एक तरह से फियर है कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज कर दें तो इट कैन डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बहुत ज्यादा अनप्रिंसिपल्ड वाइफ्स जो होंगी वो इसका मिसयूज कर सकती हैं एज अ पावरफुल टूल और अ वेपन टू हरास हर हस्बैंड, एंड फ्रिवोलियस कंप्लेंट्स और फ्रिवोलियस एलिगेशंस लगा के उनके हस्बैंड्स को हरास किया जा सकता है। तो यहीं पे जो इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट्स थे वो भी किसी हद तक वैलिड हैं। तो हमें एक फुल प्रूफ जो रिफॉर्म है वो लेके आने की जरूरत है, बिकॉज जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और आर्टिकल 14, 15 और 21 की बात करते हैं तो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हर इंडिविजुअल के लिए,
वो किसी एक मेजर सेक्शन या किसी एक ब्रॉडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं बने. इवन इफ देर इज अ माइनस्क्यूल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, दैट शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड. एंड सिमिलरली मैरिटल रेप के ऊपर पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इसको लॉ बनाएं, लेकिन लॉ बनाने से पहले बहुत ज्यादा सेफगार्ड्स बनाने की जरूरत है. तो जैसे कि हमारे आईपीसी के 498 कैपिटल ए में क्रुएलिटी के ऑफेंस को लेके जिस तरह से मिसयूज किया जाता था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट में 2014 में एक गाइडलाइंस ड्राफ्ट करके दी, जिनके अकॉर्डिंगली इस सेक्शन का इनोसेंट लोगों के अगेंस्ट मिसयूज जो था उसको मिनिमम टू मिनिमम किया जाए. दूसरा ये सजेशन हमारी तरफ से है कि इसको ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बनाया जा सकता है, बिकॉज अगर आप इसको ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बना दोगे तो ना तो इनोसेंट लोगों के ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस बनाए जा सकते हैं और एक सिविल रेमेडी फीमेल्स को भी मिल जाएगी, और साथ में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर तो सिविल रेमेडीज साथ में अवेलेबल है ही. जो अभी तक फेयर है पार्लियामेंट को, उस फेयर के अकॉर्डिंगली ही आपको एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाना है, ताकि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो डिसमेंटल ना हो जाए, ताकि जो बहुत सारे इनोसेंट हस्बैंड्स होंगे उनको किसी तरह का फियर ना हो, थ्रेट ना हो. यहीं पे एक जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो ये कि एविडेंसेस आप कोर्ट में कैसे लीड करवाओगे, तो उसको लेके एविडेंस एक्ट में कुछ एक अमेंडमेंट्स करने की जरूरत रहेगी. और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो है वो ऐसे केसेस में मैरिटल रेप को प्रूव करने की आ सकती है, बिकॉज द विटनेसेस आर ओनली द हस्बैंड एंड वाइफ. कोई और तीसरा व्यक्ति विटनेस नहीं है, तो इस चीज को प्रूव करना कि कंसेंशुअल एक्ट था या नहीं था थोड़ा सा मुश्किल है. तो एविडेंस एक्ट में कुछ एक चेंजेस करने की जरूरत रहेगी कि किन बेसिस पे आप इन चीजों को कोर्ट में एडमिट करोगे. कोई प्रिजम्पशन अगर क्रिएट करना है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है. एंड सिमिलरली इन प्रोविजंस का मिसयूज मिनिमम टू मिनिमम हो, उसको लेके जिस से कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 498 कैपिटल ए के ऑफेंस को लेके गाइडलाइंस दी थी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में, उसी तरह से इसको ऑफेंस बनाया जाता है. तो यहां पे भी उस तरह की गाइडलाइंस की जरूरत रहेगी. सिमिलरली इसी के साथ साथ मैरिटल रेप को ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स भी बनाया जा सकता है. सो आप लोग अपने सजेशंस जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.